नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर के तलबा के साथ इस्लामाबाद में हुई मारपीट का मामला गरमाया। एहतजाज में शामिल हुए सैकड़ों नौजवान। गिलगित बल्तिस्तान में ISI के किरदार पर फिर से सवालिया निशान। और श्रीनगर में नेशनल रोइंग चैंपियनशिप मुनाकिद। अपनी सरजमीन छोड़कर दूसरी जगह जाना किसी के लिए भी बेहद तकलीफ दे होता है, और अगर वहां जाने पर हद से ज्यादा सौतेला रवैया रखने वाले लोग मिलें तब तो मुश्किल दोबाला हो जाती है। कुछ इसी तरह की कश्मकश के शिकार हैं नाम निहाद आजाद कश्मीर के नौजवान। इन्हें अक्सर आला तालीम या फिर नौकरी के लिए पाकिस्तान के बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है, जहां इन्हें दूसरे दर्जे के शहरी की तरह देखा जाता है और वैसे ही ट्रीट भी किया जाता है। छोटी छोटी बातों पर जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। मामूली सी गलती पर थाने का चक्कर लगाना पड़ता है और कई बार तो हाथ पैर भी तुड़वाने पड़ते हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तालीम हासिल कर रहे कश्मीरी तलबा के साथ कुछ ऐसा ही वाकया हुआ, जिसके बारे में हम आपको अपने गुज़िश्ता शुमारे में भी बता चुके हैं। इस बारे में मजीद तफसील देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नाम निहाद आजाद कश्मीर के नौजवान पाकिस्तान के शहरों में अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने की खातिर पहुंचते हैं। पहले तालीम, फिर रोजगार के लिए वहीं रहना इनकी मजबूरी बन जाता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के इन नाम निहाद कॉस्मोपॉलिटन शहरों के अवाम, जिनका रवैया अक्सर मालिकों जैसा होता है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तुलबा के साथ जिस तरह की मारपीट हुई, वो इसी रवैये की जानिब इशारा करता है। कश्मीरी तुलबा पर बिना किसी वजह के जिस तरह से पाकिस्तानी शहरियों ने वहशियाना ढंग से हमला किया और तशद्दुद बर्पा किया, उसके खिलाफ ये लोग मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। पहले हम 4 लोग अपने डिपार्टमेंट के बाहर एक पार्क है, SBI पार्क, उसमें बैठे हुए थे और वहाँ पे अचानक से एक हमला होता है जिसमें फुल प्लानिंग के साथ 50 लोग एक तरफ से आते हैं, 50 लोग दूसरी तरफ से आते हैं और बीच में गाड़ी आके रुकती है सरकारी नंबर प्लेट वाली, जिसमें से हथियार निकलते हैं और बस हम पे हल्ला बोल दिया जाता है। ये गुस्सा इस्लामाबाद में कई दिनों से दिख रहा है। खास बात यह है कि अपने घर से इतनी दूर यहाँ पढ़ने के लिए आई तालिबात भी इस मुहिम का हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि कॉलेज कैंपस और हॉस्टल में इनके साथ भी हर रोज इम्तियाज होता रहता है। लेकिन ये लोग इस डर से चुप रह जाती हैं कि अगर हमने इस बारे में अपने वालिदैन को बताया तो हमारी तालीम मुतासिर हो सकती है। हो सकता है कि डरे सहमे वालिदैन इन तालिबात को वापस घर बुला लें और फिर इनकी तालीम की राह हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। इस तालिबात ने भी अज़्म कर लिया है कि पाकिस्तानी अवाम की गुंडागर्दी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगी। कश्मीरियों के वहाँ पे ना तो कोई काउंसिल है जो मतलब प्रोटेक्ट कर सके या जो ऐसे कोई कल्चरल प्रमोशन करवा सके हमारे कश्मीर कल्चर को, और उसके अलावा इस वजह से कश्मीरियों को वहाँ पे जैसे आप कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो सीन होता है वहाँ पे। इसलिए जो भी माइनॉरिटी में होता है उसको मारा पीटा जाता है। लेकिन ये जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे सीरियस नोटिस लेना चाहिए, जैसे उनको सीरियसली इस चीज को देखना चाहिए था इस पूरे मामले को, वैसे ये नहीं देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का लावा तो बहुत दिनों से धधक रहा था, लेकिन मौजूदा वाक़े ने इसमें आग में तेल का काम किया है। ये गुस्सा कोई एक दिन का नहीं है, बल्कि बरसों तक नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपने दिल में गुस्से की शमा जला रखी है। पाकिस्तान ने बरसों से इस खित्ते को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यहाँ के चप्पे चप्पे का कदम कदम पर इस्तेहसाल किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ नई नस्ल में इस कदर शदीद नाराजगी गहराई तक पैवस्त हो चुकी है।
یہ واقعہ کو آج کا نہیں ہے کہ کشمیری طالب علم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. شروع سے ہی جو ہے نا ڈے 1 سے ہی, مطلب جب کبھی بھی دیکھیں کوئی ایونٹ کرانے لگیں تو اس پہ جو ہے نا روک ٹوک کی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ کونسل نہیں ہیں, آپ یہاں پہ کوئی پروگرام نہیں کر سکتے, آپ اسٹڈی سرکل نہیں کر سکتے. جب ہم کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اس دن کا واقعہ بھی کوئی کمرے سے شروع ہوا کہ کمرے میں لوگوں نے گھس کے کوئی تشدد کیا. اس کے بعد مزید جب ان کا دل نہیں بھرا تو جب نیکسٹ ڈے سوموار کے دن غالباً جب اسٹوڈنٹ گئے پڑھنے کلاسز لینے تو 50 ہو کے ایک اسٹوڈنٹ پہ انہوں نے تشدد کیا. یہ احتجاجی ایک ایسے خطے کے ہیں جس نے پاکستان کو دریائے نیلم اور جھیلم دیا ہے. اپنی زمین کو بنجر بنا کر 2 بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دیے ہیں, لیکن پاکستان نے ان کے اوپر 74 سال سے ڈنڈے کے زور پر حکمرانی کی. پاکستانی حکمراں اسے شاہ رگ کہتے تو ہیں, لیکن اس کے باوجود سوتیلا رویہ اختیار کرتے ہیں. انہیں کوئی میڈیکل یا انجینئرنگ کالج نہیں دیا گیا. CA, MBA, MCA جیسے کورس یہاں نہیں کرائے جاتے. اس لیے طالب علموں کو اسلام آباد جیسے بڑے شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے, جہاں انہیں بے شمار پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. بوائز کے ساتھ بوائز ہاسٹل میں یہ چیز ایک کامن پریکٹس رہی ہے, جو کہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی رہتی تھی, لیکن اس حد تک کہ کسی کا خون بہانا اور ان پہ اس طرح سے 4 بندوں پہ آپ نے حملہ کر دینا 150 کا, یہ تھوڑی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ اناوائڈیبل ہوتی ہیں. یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک جماعت کی تحریک نہیں ہے, بلکہ یہ پوری طرح نام نہاد آزاد کشمیر کے طلباء طالبات کی تحریک ہے, جو پاکستان مخالف ریلی میں تبدیل ہو چلی ہے. ان کی ناراضگی اس بات کو لے کر ہے کہ آخر مار پیٹ کرنے والے پاکستانی طلباء کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا, کیوں نہیں انہیں ریسٹیکیٹ کیا گیا, کیوں ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی. طلباء کو ڈھیروں شکایت یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی ہے, کیونکہ اس اعلیٰ تعلیمی ادارے میں بیٹھے افسر ان طلباء طالبات کے لیے کالی بھیڑیں ہیں, کیونکہ ایک طرف وہ اسٹوڈنٹس کے مطالبات پر نظر ثانی نہیں کرتے, تو وہیں دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ نہ صرف سب کچھ صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے, بلکہ الٹے چور کوتوال کو ڈانٹنے کی طرز پر کشمیری طالب علموں پر ہی الزام لگانے سے باز نہیں آ رہی. نام نہاد آزاد کشمیر کے طلباء یا کاروباری یا پھر عام شہری بھی جب پاکستان جاتے ہیں تو انہیں پہلی نظر میں ہی بیگانے پن کا احساس ہوتا ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر. یہاں پر بہتر سے بہترین ہوتے مختلف سپورٹس انفراسٹرکچر اور اچھی سپورٹس فیسلٹیز و کوچنگ کی مدد سے جموں کشمیر کے کھلاڑی اب قومی و بین الاقوامی سطح کے کھیل مقابلوں کے لیے تیار ہو چکے ہیں. خاص طور پر واٹر سپورٹس کے مقابلوں میں مقامی کھلاڑیوں کا جواب نہیں. وادی میں اکثر واٹر سپورٹس سے جڑے چھوٹے بڑے کھیل مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں, اور اس بار شری نگر میں نیشنل روئنگ چیمپئن شپ منعقد کی گئی. یہ ہے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر, جو حالیہ روز جموں کشمیر کے واٹر سپورٹس میں سنہری تاریخ رقم کرنے والی سرگرمیوں کا گواہ بنا. یہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نیشنل روئنگ چیمپئن شپ 2022 نامی سپورٹس ایونٹ کا افتتاح کیا. اس میں 2 کیٹیگری 23ویں سب جونیئر اور 5ویں انٹر اسٹیٹ چیلنجر نیشنل روئنگ چیمپئن شپ کو ایک ساتھ منعقد کیا گیا. ان میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے کھلاڑیوں نے شرکت کی. Yes, it's a very big day for us because a new state has entered our federation to host a national championship, and this is a dream we were all dreaming but never thought we'll see reality. And today, as I stand as a proud president of the federation in Srinagar, I'm amazed at the work which has gone in behind the scenes by Bilkis Mir over here, and even the support of the local administration has been very admirable. And my thanks to the Lieutenant Governor Manoj Sinha ji for contributing to the development of water sports in the state. جھیلے ڈل میں ملک کے تقریباً 23 اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز سے آئے
600 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेने पहुंचे। नाव और चप्पुओं की इन रेस में खिलाड़ी एक दूसरे से जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगाते नजर आए। वादी में मुनक्किदा चैंपियनशिप में जहां एक तरफ बाहर से आए खिलाड़ी चैंपियनशिप के बेहतर इंतजाम से मुतमईन दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ मकामी खिलाड़ियों ने भी माना कि इतने बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के जरिए इन्हें अपनी खेल सलाहियत को पेश करने का बेहतरीन मौका मिला। हम लोग असम से यहाँ तक आए हैं ओनली फॉर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो फिर हम लोग बहुत खुश हैं। इसके नज़ारे भी बहुत सुंदर है और फिर कश्मीर में पहली बार हम लोग प्रमोट कर रहे हैं रोइंग, वो भी ऑल ओवर इंडिया से टीम्स आ रही है। सब लोग अभी बहुत चेयरफुली प्रैक्टिस करके आए हैं, तो मेडल तो लेना ज़रूरी है। ये अच्छा इनिशिएटिव लिया यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स रोइंग एसोसिएशन की, ये जो इवेंट हो रहा है सर, इससे यूथ मुलवस हो जाएगा सर, एक वाटर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाएंगे और बाकी जो यूथ हमारी आने वाली है सर, उनको भी मौका मिलेगा कि अपना जो ये यहाँ पे उनका टैलेंट है सर, वो दिखाने को मौका मिलेगा उनको सर। रोइंग, वाटर स्कीइंग, राफ्टिंग और दीगर पानी के पेशेवराना खेलों के लिए जम्मू कश्मीर को कुदरत की जानिब से आबी जखीरों की सौगात दस्तयाब है। इनमें डल लेक जैसे स्टिल या फ्लैट वाटर बॉडी और झेलम व तवी रिवर्स जैसे वाइल्ड वाटर बॉडीज शामिल हैं। कुदरत की इन बेशकीमती नेमतों के जरिए मकामी नौजवानों को वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन बनाने तक के सफर में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का किरदार काफी अहम रहा है। इनके मुश्तरका ताउन से जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान पेशेवराना खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है और खिलाड़ियों को आलमी मयार की कोचिंग व फैसिलिटीज दस्तयाब हो रही हैं। यही वजह है कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अब जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार मान रहे हैं। ड्रीम कम ट्रू, एक ख्वाब सोचा था 5 साल पहले जब हमने पहला स्टेप लगा, आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। और जम्मू कश्मीर इज़ ब्लेस्ड विद द नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बोथ फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर, और ये एक प्रेस्टिजियस इवेंट और वाटर स्पोर्ट्स के लिए, चाहे रोइंग हो, कयाकिंग या नहीं हो, उसके लिए ऐसा इवेंट ये बड़ा बूस्ट है, हमारे खिलाड़ियों को और आगे ले जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, वी आर इन हाई ऑल्टीट्यूड, और हमारा इस चैम्पियनशिप की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो इक्विपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक और एशियन गेम्स इवेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। जम्मू कश्मीर इस लेवल पे आया है, वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। श्रीनगर में मुनक्किदा ये रोइंग चैंपियनशिप मकामी खिलाड़ियों के लिए महज खेल सलाहियतों को दिखाने का जरिया भर नहीं है, बल्कि इनकी कामयाबियों की सीढ़ी का वो पायदान है जिसके बाद इन्हें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपने खेल के जौहर दिखाने का बेहतरीन मौका फराहम होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। साजिद मीर ने ट्वीट किया है कि नीलम वादी के पहाड़ों में गैर मुतवक्के बर्फबारी के बाइस जानवरों को चारे की कमी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद मौसम और चारे की कमी से बड़ी तादाद में मवेशी मर जाएंगे। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित के रहीमाबाद के करीब हुए एक ट्रैफिक हादसे में 4 सयाह मारे गए और 8 शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मी हुए सयाहों को PHQ और सिटी अस्पताल ले जाया गया। गिलगित में ये सभी सयाह कराची से आए थे। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि हुंजा की अताबाद झील में कूदकर सेकेंड ईयर की मकामी तालिबा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। न्यू एज कश्मीर ने दूध पथरी बडगाम की खूबसूरत तस्वीर ट्वीट की।
जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि सेहतमंद शहरी किसी भी मुल्क का असासा होते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आयुष्मान भारत PMJAY सेहत स्कीम के तहत यूनियन टेरिटरी के 4.5 लाख से ज्यादा अफराद की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया है और तिब्बी इदारों को 307 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि कश्मीर को दिसंबर 2023 तक रेल के साथ जोड़ दिया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, जो कि कुतुब मीनार और एफिल टावर से भी बड़ा है, चनाब दरिया पर बनाया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नशर की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि भारत 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने के बाद मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर रहा है। लगता है 5 अगस्त 2019 का दिन पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल PTV के लिए एक बुरा ख्वाब बन गया है। इस दिन के बाद से पाकिस्तान और उसके प्रिंट और टेलीविजन मीडिया ने कश्मीर के हवाले से बड़े पैमाने पर अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम को तेज धार दे रखी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भी कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाए हैं। ये हाल तब है जब बैरिस्टर चौधरी के लिए 10 करोड़ रुपए की नई आलिशान कार खरीदी जा रही है। एक तरफ महंगाई अजाब बनी हुई है, तब ये लोग खुद तो ऐशो इशरत की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें कश्मीर के अवाम के साथ हकीकत में कोई हमदर्दी नहीं है। सुल्तान महमूद चौधरी जैसे लोग बस दिखाने और दुनिया को गुमराह करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में अमन, भारत को एक आंख न भाया, साजिशों के लिए अफगानिस्तान में सिफारत खाना दोबारा खोल दिया। पाकिस्तान का प्राइवेट न्यूज चैनल ZTV भी भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में पीछे नहीं रहता। मौजूदा मामला भी कुछ ऐसा है जिसमें एक डिप्लोमेटिक इक़दाम को पाकिस्तानी मीडिया खामखा तूल देने में लगा है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया है। ये सिफारत खाना अफगान अवाम की मदद के लिए खोला गया है। भारत तवील अरसे से अफगानिस्तान के हर मोर्चे पर इमदाद करता आया है, लेकिन इस बात से पाकिस्तान और वहाँ के मीडिया के पेट में दर्द होता है। हाल ही में वहाँ पर आए जलजले से काफी तबाही हुई है और भारत मुसीबत के इस वक्त में हमेशा की तरह अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की बहुत सारी शनाख्त है। जहां एक जानिब इसकी पहचान जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े खित्ते के तौर पर होती है, वहीं इसकी दूसरी पहचान बेहद खूबसूरत इलाके के तौर पर भी है। लेकिन मौजूदा दौर में इसकी शनाख्त पाकिस्तान के गुलाम इलाके के तौर पर है। जब ये इलाका पाकिस्तान का गुलाम है तो जाहिर तौर पर उसे इसकी बड़ी भारी कीमत भी चुकानी होगी, और ये इलाका चुका भी रहा है। पाकिस्तानी फौज के साए में जकड़ा ये खित्ता इनकी निगरानी में ही सांस ले रहा है। यहाँ न खुलकर जीने की आज़ादी है और न ही अपनी बात रखने की। लेकिन इस सब के बीच कुछ कौम परस्त ऐसे हैं जो बेबाक होकर सच बयान करते हैं, यहाँ का दर्द बयान करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मुसीबतों की मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान की ज्यादतियों को सहते सहते तंग आ चुके हैं। 7 दहाइयां गुजर चुकी, लेकिन पाकिस्तान का जुल्म नहीं बंद हुआ। जब से ये खित्ता पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे में आया है, इसके बुरे दिन शुरू हो गए। मसले तो बेशुमार हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मकामी हुकूमत से दरियाफ्त करो तो वो इस्लामाबाद के पाले में गेंद डाल देता है, और इस्लामाबाद तक जाकर शिकायत करने की इन हुक्मरानों में हिम्मत ही नहीं है। हाँ, बाबा जान जैसे शेर का जिगरा रखने वाले कुछ कौम परस्त हैं जो इस्लामाबाद को ललकारते हैं, और आज उनका कहना है कि इस खित्ते की हालत, जिसका नाम गिलगित बल्तिस्तान है, फिलिस्तीन से भी बदतर हो गई है। हम नए पाकिस्तान वाले और इस्लामाबाद के पुराने पाकिस्तान वाले दोनों को खबरदार करते हैं, ये जुल्म का कहानी आप बंद करें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ 75 साल से फलस्तीन से भी बदतर सलूक रवा रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान में कहने भर के लिए एक मकामी हुकूमत
तश्कील दी जाती है। नई बनी असेंबली बिल्डिंग में बैठकर तमाम हुक्मरान अवामी मसाइल पर चर्चा का दिखावा करते हैं, लेकिन यहाँ का असली मालिक तो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान हैं। वो ISI है जिसके खिलाफ तो पाकिस्तान के वजीर और मुशीर भी आवाज नहीं उठाते। ये लोग इस खित्ते में पूरी तरह मनमानी करते हैं और यहाँ तक कि खवातीन की असमत पर हाथ डालने से भी नहीं चूकते। सब जालिमों के खिलाफ ऐलान जंग है, सबके खिलाफ ऐलान जंग है। ये सब आपके सामने यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में नए पाकिस्तान वाले मजलूम माओ बहनों के ऊपर रात को छापे लगवा रहे हैं, अपने घरों से उनको हरासा कर रहे हैं, उनको जदोकोब कर रहे हैं। ये बेचारे क्या करेंगे? पुलिस सिपाही ये हुक्म के मोहताज है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जो गलत सुलूक हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। यहाँ अदलिया का वजूद तो है, लेकिन हुक्मरानों की तरह ही वो भी बेइख्तियार है। जज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रुर किए जाते हैं और इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी शहरों से यहाँ आते हैं। मकामी शख्स लोअर कोर्ट में तो जज बन सकता है, लेकिन सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में नहीं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से आया हुआ कोई भी शख्स ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेगा जिससे इस्लामाबाद के हित मुतासिर हों। इंसाफ के तलब के लिए अदालतों के दरवाजे पे यहाँ रगड़ रहे हैं। आज लोग FIR जाग नहीं होता है, उस पे थाने के दरवाजे पे दरबदर है। इस मुल्क के अंदर बासर के लिए टेलीफोन पे और मजलूम के लिए रगड़ के इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज जिंदगी के हर शोबे के अंदर अवाम को रगड़ा जा रहा है। जालिमों से लड़ने के लिए यकजहती की जरूरत है। ये बात जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को समझ नहीं आएगी तब तक यहाँ से पाकिस्तानी रूल का खात्मा होना मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि कौम परस्त आगे आ रहे हैं और उनकी रहनुमाई में अवाम का एक तबका भी सच्चाई समझते हुए इस्लामाबाद से अब तक हुई नाइंसाफियों का हिसाब मांग रहा है। जालिमों से निपटने के लिए अवाम मुत्तहिद होना शुरू हो गए हैं। जालिम से लड़ना है, मजलूम को जुल्म से बचाना है। वो चाहे दुनिया के किसी भी जगह में हो, किसी भी मसलक का हो, हमने आगे आना है। ये दिन हमें ये पैगाम देता है। हमारे लिए तो ये दिन 365 दिन ही जुल्म के दिन है, कोई खुशी का दिन नहीं आ रहा। अगर ये इलाका पाकिस्तान का गुलाम न होता तो अब तक तामीर और तरक्की में बहुत आगे निकल चुका होता। इस खित्ते को खुदा ने कुदरती दौलत से नवाजा है, मादनियात का खजाना दिया है, लेकिन इन पर कब्जा इस्लामाबाद का है। बस जरूरत है इस कब्जे को उखाड़ फेंकने की। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बाबा जान ने जो हकीकत बयां की है वो वाकई आंखें खोल देने वाली है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ की सरजमीन से दुनिया भर के लोगों को सूफी संतों के इंसानियत, अमन, मजहबी रवादारी और आपस में मिलजुल कर रहने का पैगाम मिलता रहा है। सूफियों को अपना अकीदा पेश करने और इनकी दी गई सीख को याद करने के लिए ज़ायरीन बड़ी तादाद में इनके सालाना उर्स में शिरकत करते हैं। हालिया दिनों राजौरी के सौदा पानी इलाके में बाबा लाल दीन और बाबा अहमद दीन का सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ज़ायरीन इकट्ठा हुए। जिंदगी में अपनी दुनियावी जरूरतों को पूरा करने की जुस्तजू में तमाम लोग दीनी बातों को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में सूफी संतों की बेशकीमती सीख इंसान को नेकी की राह पर गामजन रखे हुए है
اور یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کے سالانہ عرس کے موقعوں پر عقیدت مند بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں. جیسا کہ ضلع راجوری میں بڑی تعداد میں جائرین نے صوفی سنت بابا لال دین کے ساتھ بابا احمد دین کا بھی 3 روزہ عرس مبارک منایا. یہاں پہ قبلہ بابا لال دین صاحب و قبلہ بابا احمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا گیا. یہاں پہ کچھ تعارف کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوڈا پانی کے دربار جو ہے یہ اس دربار سے جتنے لوگ ہیں وہ وابستہ ہیں. یہاں پہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر قسم کا ہر مذہب کا ہر شخص آتا ہے اور اپنی جو مراد لے کے آتا ہے نیک نیت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مرادیں یہاں سے پوری کر کے وہ واپس جاتا ہے. تو یہاں پہ امن و سکون کی دعائیں مانگی گئی, ملک کے لیے دعائیں مانگی گئی, ہر مذہب کے لیے دعائیں مانگی گئی. سودا پانی کے اس مقدس دربار سے لوگوں کو یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم سبھی امن, آپسی یکجہتی اور مذہبی رواداری کے ساتھ رہیں. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بابا لال دین کے ساتھ بابا احمد دین کا بھی عرس پاک ایک ساتھ منایا گیا. اسی لیے صرف راجوری سے ہی نہیں بلکہ پنچ, ریاسی اور وادی کے مختلف علاقوں سے عقیدت مند یہاں اکٹھا ہوئے. یہاں ہندو بھی آتا ہے, مسلم بھی آتا ہے, سکھ بھی آتا ہے, دور دور سے یہاں ہر ذات کے لوگ یہاں آتے ہیں, ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں. یہ سب کے لیے یہ جو دربار ہے یہ سب کے لیے کھلا ہے. یہاں ہر آدمی آ سکتا ہے اور یہاں امن کا پیغام دیا جاتا ہے. عرس مبارک میں اپنی حاضری دینے کے لیے ہندو مسلم سمیت سبھی مذہب کو ماننے والے جائرین پہنچے. سودا پانی ترلاہ کے دیہی علاقے میں آنے والے لوگ بابا کے فیض سے اپنے ہر دکھ تکلیف سے نجات پاتے ہیں اور یہاں سے فیضیاب ہو کر جاتے ہیں. اس موقع پر موجود رہے علماؤں نے ملک میں امن, ترقی اور خوشحالی قائم رہے اس کے لیے دعائیں پڑھی اور بابا کے فیض کے بارے میں تقریروں کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا. یہاں پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں اور اپنے ہر قسم کے دکھ و درد لے کے آتے ہیں. انشاءاللہ بابا صاحب کی کرامات اور فیضیاب ہو کے جاتے ہیں. جموں کشمیر میں صوفی سنتوں کی سیکھ کا ہی نتیجہ ہے کہ یہاں برسوں سے عوام کا ان پر عقیدہ بنا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ برسا برس سے الگ الگ مذہب و ملت کو ماننے والے لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے آئے ہیں, جہاں لوگوں کو آپسی اختلافات بھلا کر ایک ساتھ رہنے کی ترغیب ملتی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.